अस्सलामुअलैकुम क्लास, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूँ डॉक्टर टीचर और आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंजाइम्स। अगर मैं एंजाइम्स की बात करूँ या मैं इस चैप्टर की बात करूँ सो ये सिर्फ बायोलॉजी के कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है, ये केमिस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग फ्यूजन लेके बैठता है चैप्टर। और अगर आप आगे फर्दर मेडिकल को स्टडी करते हो या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो देन आप एंजाइम्स को दोबारा से ज़रूर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इवन दो ये आपके इंटरमीडिएट लेवल पर भी ये चैप्टर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ से इसके एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं एंजाइम्स की बात करूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है लेकिन होता बहुत शॉर्ट है। अगर आप देखें बाकी चैप्टर्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये चैप्टर ना छोटा ही आपको हमेशा मिलेगा, इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपको छोटा ही मिलेगा अगर आप बाकी चैप्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, मुझे एंजाइम से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था मेरी अपनी टीचर से। आई हैव द क्वेश्चन, ओह मैम, ओके आपने एंजाइम्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया लेकिन एंजाइम्स बेसिकली मौजूद किधर होते हैं? यू आर सेइंग इन द बॉडी, लेकिन बॉडी तो हमारी इतनी वीक है, इतनी उसमें इतने ज़्यादा सिस्टम्स हैं, उसमें इतना सब कुछ है, इतना वास्ट है। एंजाइम्स बेसिकली एग्जिस्ट किधर करते हैं? एंड शी वॉज अनएबल टू आंसर माई क्वेश्चन। वो अब अंदाज़ा लगा लें कि मैट्रिक लेवल पर मुझे एग्ज़ाम्स की क्या ही समझ होगी। ठीक है, मतलब आई हेट सच टीचर्स जो बुकिश स्टेटमेंट्स को ही ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके, मेरी इंग्लिश खुद बहुत ज़्यादा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से। मतलब वो तो मैं खुद भी ट्रांसलेट कर लूँ और लेट्स सपोज अगर मैं कुछ वर्ड्स को नहीं ट्रांसलेट कर पा रही, आई विल यूज़ द गूगल। बट मुझे गूगल बैक एंड तो कहानी नहीं बताएगा ना। बैक एंड की कहानी कौन बताता है? एक एक्सपर्ट बताता है, एक आपको जो गाइड करता है वो बताता है, एक आपको टीचर बताता है। जब टीचर ही अनएबल हो आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो आई गेस वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता होता है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रह चुका हुआ है। मैं उस कंसेप्ट को, उस मोमेंट को याद करते हुए मैं आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताऊंगी कि एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है। लेकिन एंजाइम से पहले आपके जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है ना, वो कुछ 7.1 मेटाबॉलिज्म के नाम से होता है और एंजाइम्स का उन लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म के बाद हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। आई गेस सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। क्लास, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चॉकलेट, सब कुछ, फिर भी मोटे नहीं होते हैं? ओके, और कुछ लोग थोड़ा सा खाना खाएं तो उनका वेट पुट ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी के बॉडी में कोई मैजिक है, लाइक जिनके जो लोग वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्या उनके बॉडी में कोई मैजिक है कि वो इस कदर लकी है कि उनका माशाल्लाह से वेट पुट ऑन ही नहीं होता है, लेकिन वो अपने हर क्रेविंग्स को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं। इस तरह क्यों है? ये क्या वजह है इसके पीछे साइंस क्या है? इसमें किसी किस्म का कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे जो है वो है मेटाबॉलिज्म। अगर आपने देखा हो या आपके कोई इर्द गिर्द के लोग हों, आपके सराउंडिंग के लोग हों, दे वुड से माई मेटाबॉलिज्म इज़ सो स्लो, मैं बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर देती होती हूँ, या माई मेटाबॉलिज्म इज़ टू फास्ट, मैं कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न कर देती होती हूँ। अक्सर शायद आप लोग भी इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, बट यू डोंट नो व्हाट मेटाबॉलिज्म इज़। आज हम उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो हर सेकंड हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। यस, हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहे हैं। आप मेरे चैनल पर हो और हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस ना करें, यम पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हम ज़रूर रियल लाइफ एग्जांपल्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज मेरा नाम डॉक्टर टीचर है और मेरी एक और दोस्त है और उसका हम लेट्स सपोज कर देते हैं जोया नाम है। ओके, जोया वो बहुत खाना खाती है बट शी इज़ अनएबल टू पुट ऑन वेट, उसका वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर वही उसी क्वांटिटी में खाना मैं खाऊं तो वो मुझे लग जाता है और मैं मोटी हो जाती हूँ, मैं फ़ैट हो जाती हूँ, मैं ओबेसिटी की तरफ चले जाती हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या वजह है?
सिंपल सा अगर मैं आपको वन लाइन स्टेटमेंट दूँ तो इसलिए क्योंकि जो हम दोनों की बॉडीज़ हैं, लाइक मेरी और जोया की जो बॉडीज़ हैं वो एनर्जी को डिफरेंटली हैंडल कर रही है। लाइक मेरी बॉडी एनर्जी को डिफरेंटली हैंडल कर रही है और जो जोया की बॉडी है वो एनर्जी को डिफरेंटली हैंडल कर रही है। भाई साहब, ये अब एनर्जी कहाँ से आ गई है? चलो मैं आप लोगों को शुरू से शुरू बताती हूँ। आप मुझे बस ये बता दें, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है? नहीं 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 नहीं, हम असल में एनर्जी हासिल करने के लिए खाना खाते हैं। फूड इज़ नॉट जस्ट टू फिल द स्टमक। बेसिकली जो आपका खाना है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर आपको एटीपी के बारे में नहीं पता है तो इंशाल्लाह वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एटीपी को आप एनर्जी समझो, ओके? सो अब वो एनर्जी हमारी थिंकिंग प्रोसेस में काम आएगी, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में काम आएगी, हमारे हार्ट बीट के वर्क में काम आएगी, हमारे वॉकिंग में, स्टडिंग में, इवन स्लीपिंग में काम आएगी। सो हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, इससे नहीं कि हमें भूख लगती है। अब वो एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होगी? सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं आपको इतना सा बता देती हूँ, मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ डाइजेशन नहीं है। ये बेसिकली फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इतने ज़्यादा फैक्टर्स बता दिए, लाइक स्लीपिंग में, वॉकिंग में, स्टडिंग में। अभी आप लोग जो मेरी बात समझ रहे हो, यू रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट? अब सेल्स, न्यू सेल्स की बिल्डिंग में वो हेल्प आउट कर रहा होता है। अब देखिए ना, आपने सुना होगा, लाइक आपकी मदर्स भी कहती होंगी या आपके छोटे सिबलिंग्स को कहती होंगी, ओ खाना खा लो आपकी हाइट रुक जाएगी। क्यों कहते हैं हम? ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। नहीं, आपने हाइटेड नहीं होना है, आपको नहीं चाहिए कि आप भी टॉल दिखो, इस तरह दिखो, मतलब आप भी थोड़े बहुत हेल्दी दिखो। हम क्यों इस तरह कहते हैं? और आप टॉल किस तरह हो रहे हो? आपके बेसिकली जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट्स ऑल। जब वो सेल्स आपके मल्टीप्लाई होंगे तो आपकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट होगा, राइट? सो मेटाबॉलिज्म आपका न्यू सेल्स को बिल्ड करने में हेल्प आउट करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ लिया होगा, सो यू नो व्हाट आर सेल्स एंड व्हाट आर टिश्यूज़, राइट? ग्रोथ में स्टोरिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी स्टोर करने में हेल्प आउट कर रहा होता है ताकि वो आगे जाके आपको एनर्जी दे सके। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं अपने बॉडी के, सो मेरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है, ठीक है? और मुझे किस तरह पता है मेटाबॉलिज्म स्लो है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कुछ भी खा लूँ, मैं जोया की क्वांटिटी जितना खाना खा लूँ, मैं जितना मर्ज़ी फूड इनटेक कर लूँ, उसके कंपैरिजन में मैं वेट पुट ऑन कर देती होती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो मेटाबॉलिज्म है मेरा वो स्लो है, वो मेरे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत स्लो रहता है, तो वो मेरी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाता है और मेरी जो एनर्जी है वो स्टोर होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब मैं आपको इतना बात बता दूं, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो या आप खाना खाते हो, नॉर्मली आप खाना खाते हो और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपकी एनर्जी स्टोर होने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। अगर मैं कह रही हूँ मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसका मतलब जो बॉडी रिएक्शंस हैं वो मेरे स्लो होते जा रहे हैं, मेरी एनर्जी स्लो रिलीज़ होती है, फैट ज़्यादा स्टोर होता है। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो मेटाबॉलिज्म का जो स्पीड है वो इक्विवेलेंट होता है बॉडी रिएक्शंस की स्पीड से, और ये जो हमारी स्पीड है ये बेसिकली एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंजाइम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे, इससे फैमिलियर होंगे। और अगर मैं जोया के मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो इसका मतलब ये है बॉडी फूड को जल्दी डाइजेस्ट और एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं, फैट कम स्टोर होता है। होप सो आप लोग मेटाबॉलिज्म से सम हाउ फैमिलियर हो गए हो कि मेटाबॉलिज्म होती क्या चीज़ है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस, आपको पता है आपकी बॉडी इतने सिस्टम्स को रन कर रही होती है एट अ टाइम। लाइक अभी आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग, ठीक है? आपने खाना खाया है तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी आप सोच रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, तो आप जाहिर सी बात है चीज़ों को परसीव कर रहे हो, आप इमेजिन भी कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो भी एक प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, तो हर सिस्टम रन कर रहा है ना। सो आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही होते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ लाइक केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी कंसेप्ट्स। बायोकेमिस्ट्री चल रही है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री चल रही है इसमें। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री हमें ऑलरेडी पता है अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस रन हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू।
मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सम का मतलब ऐड होता है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, जोया भी एक ऑर्गेनिज्म है। सो वो तमाम रिएक्शंस जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ, टू सस्टेन लाइफ, मैं ज़िंदा रह सकूँ और जोया ज़िंदा रह सके। सो मेटाबॉलिज्म इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती है मेटाबॉलिज्म की। फर्स्ट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज़ एनाबॉलिज्म। मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि कैटाबॉलिज्म को आप इस तरह याद रखो, लाइक ए की जगह आप यू डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, इट्स लाइक कट, ठीक है, मतलब टुकड़ों में काटना, कटना, whatever। और एनाबॉलिज्म इसके बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। मैं इस तरह क्यों कह रही हूँ आपको आगे जाके समझ आएगा। कैटाबॉलिज्म की अगर हम डेफिनेशन को देखें, द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, मतलब एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे अब मैंने तोड़ना है। अब हम तोड़ेंगे किस तरह, लेट्स सपोज मैं हैमर की तरह उसे क्रश कर रही हूँ ताकि वो टूटे और वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर बट जाए। और जब ये प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी वो रिलीज़ होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी और इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म का नाम देंगे। अब समझ आई मैं इसे क्यों कह रही थी कि आप इसे कट के तौर पे याद रखिए ताकि आपको याद हो कि कैटाबॉलिज्म में आपका ब्रेक डाउन हो रहा है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का हमें पता है ऑलरेडी कि एटम्स का जब एडिशन होता है, लाइक मोर देन वन एटम हो जाए तो हम उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। और कम्प्लेक्स का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिल जाए, ओके, लाइक ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच फूड, आपका जो फूड है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका टूटता है तो रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गेट एनर्जी, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप खाना इसलिए नहीं खाते कि आपको भूख लगती है, आप खाना इसलिए खाते ताकि आपको एनर्जी मिल सके और आपकी लाइफ सस्टेनेबल हो सके। गॉट इट। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे एग्जाम्पल की, दैट इज़ लिपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है कट डाउन, ओके, टूट जाना। सो अगर मैं बात करूँ लिपोलाइसिस की, लिपोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, लिपो से मुराद है आपके लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट। ये जब ब्रेक करते हैं तो ये फैटी एसिड्स के अंदर टूटते हैं और ग्लाइसरॉल के अंदर टूटते हैं, ये भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। दोबारा से केमिस्ट्री आ गई, इसलिए हम इसे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर कह रहे हैं। विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो एक्स्ट्रा फैट है वो जब आप वेट क्यों पुट ऑन कर रहे होते हैं, वेट पुट ऑन मतलब आपके बॉडी में ज़्यादा फैट है और उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा सो ऑब्वियसली वो एनर्जी को स्लोली रिलीज़ करेगा और वो एनर्जी आपकी फिर कन्वर्ट हो जाएगी किस में, फैट के अंदर। सो जब आप डाइटिंग करोगे तो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा। वो किस तरह, क्योंकि आपका जो फैट है वो टूटेगा किस में, फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरॉल में, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। जब आप रोज़ा रखते हो तो आपने देखा होगा कि आप इस तरह नहीं, आप निढाल हो जाते हो, आप बिल्कुल ही मरने वाले हो जाते हो, नहीं, आपको एनर्जी मिल रही होती है। वो किस तरह मिल रही होती है, आपका जो फैट है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है माशाल्लाह से इतने पूरे साल से, सो वो क्या होता है, वो आपका एनर्जी उसी तरह मिल रही होती है कि आपके जो फैट है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसका किसमें, फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरॉल में। एनाबॉलिज्म में टोटली अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़ेंगे और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे। द बिल्डिंग अप ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस, मतलब हमने ब्लॉक टाइप्स को पकड़ा, उन्हें जोड़ा और फिर बाद में हमने एक बिल्डिंग बना दी। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रिक्स पकड़ी, ओके, ईंटें मैंने पकड़ी, 1 2 3 4 मैंने डाली, फिर उसके ऊपर और डाली, लेयर्स बनाई, दीवार से मेरी बिल्डिंग बनी, इसी तरह, ठीक है। सो हम बेसिकली बिल्डिंग किस तरह बनाएंगे, आप क्योंकि किताब में बिल्डिंग अप लिखा हुआ था, हम बिल्डिंग किस तरह बनाएंगे, हम छोटी छोटी लाइक सिंपलर वंस, हम उसे उठाएंगे, पिक करेंगे, आपस में जोड़ेंगे एंड देन फिर बाद में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे और इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और इसमें आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, मतलब आप इसमें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हो ताकि आप बिल्डिंग, ऑब्वियसली आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, ओके। सो अब मैंने स्टार्ट किधर से करना है, मैंने तो एक ईंट से ही स्टार्ट करना है ना। सो एक ईंट को मैं रखूँगी, फिर उसके साथ रखूँगी, फिर इस तरह एक प्रोसेस होगा मेरा, कैरी ऑन होगा बिल्डिंग। तो जाहिर सी बात है उसमें तो मुझे एनर्जी मेरी रिक्वायर्ड है ना, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए है उस काम को सर अंजाम देने के लिए। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना।
in which carbon dioxide and water join to make glucose using sunlight. इसमें अब हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक आपके पास मॉलिक्यूल है, वाटर एक आपके पास मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं हम कह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, वाटर के बारे में पता है, वो आपस में जब मिलते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। किसके इस्तेमाल से? सनलाइट के इस्तेमाल से, तभी तो हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके और बाय प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। ओके गॉट इट। अब हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह होती है? बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड्स। जब आपके अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं देन आपके प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती होती है। सो एनाबॉलिज्म में आपकी किताब में फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी एग्जांपल में प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया हुआ है। जबकि अगर हम कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करें उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात किया हुआ है एंड लिपोलाइसिस के बारे में बात किया हुआ है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया हो कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरमीडिएट लेवल तक इसकी डिस्कशन है। बल्कि बायोकेमिस्ट्री जब आप बायोकेमिस्ट्री इटसेल्फ एक किताब पढ़ेंगे मेडिकल लेवल पर आपको फिर पता चलेगा ओ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यकीन मानिए इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार टॉपिक है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आई जस्ट लव एंजाइम्स। होप सो आपको मेटाबॉलिज्म 7.1 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हो। इंशाल्लाह 7.2 इसका मैं जल्द अपलोड करूँगी यूट्यूब पर ताकि आप लोगों को एंजाइम्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे बच्चों।